नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फाइंड इनर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि हम सभी जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बड़ी फैमिली होती है, उसमें जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर अगर एक को कुछ होता है तो पूरी की पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो यहाँ पर बात करें अगर ग्लोबल पैंडेमिक की, जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैला है, जिसने इतनी बुरी तरह से हमारी जो यहाँ पर जिंदगी है ना उसको प्रभावित किया है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी कम्युनिटी भी जो है यहाँ पर इस चैलेंज को यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रही है। तो ये पूरी की पूरी हमारी फैमिली ही है, ग्लोब फैमिली कह सकते हैं, जो पूरे वर्ल्ड की फैमिली कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कि कैसे जो है जल्दी से स्थिरता वापस आए, स्टेबिलिटी आए, पहले जैसा माहौल हो, जैसे पैंडेमिक से पहले जैसे लोग यहाँ पर अपनी जीवन को जी रहे थे, तो वैसे ही दोबारा से भरोसा जो है वो दोबारा से उत्पन्न हो और दोबारा से जो यहाँ पर कंफर्ट है वो पैदा हो। तो यहाँ पर इसी की और पूरी दुनिया जो है देख रही है। तो यहाँ पर पूरी दुनिया की जो यहाँ पर आंखें हैं वो वैक्सीन के ऊपर भी टिकी हुई है कि कब वैक्सीन लॉन्च होगी, कब वैक्सीन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो हम अगर बात करें हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ की, तो यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक पड़ा है पैंडेमिक की वजह से। तो यहाँ पर हम इसको सही कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम सही कर सकते हैं जो अगर हम अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को यहाँ पर एनहांस करें। तो स्पिरिचुअल हेल्थ को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे अपनी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए मेडिटेशन। तो मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड मेडिटेशन। तो यहाँ पर मेडिटेशन करने के बाद देखो आपको जो एहसास होगा, तो आपको ऐसा फील होगा कि जो भी अनसर्टेनिटी आपके माइंड में चल रही थी वो पूरी तरह से वैनिश हो गई है। तो ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। जितनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया तरीके से आपका माइंड रिफ्रेश होगा। माइंड रिफ्रेश होगा तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो फिर जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास जो भी बनी हुई थी सब भाग जाएगी। तो आगे बात करते हैं और आगे यही बता रहे हैं कि मेडिटेशन कैसे हमें हेल्प करेगी। कि मेडिटेशन जब हम करेंगे तो हम मेडिटेशन करने के बाद एहसास करेंगे कि यहाँ पर शांति का वातावरण बन चुका है आपके भीतर। आपके अंदर प्रेम की भावना जो है वो उत्पन्न हो रही है और साथ ही साथ ठहराव आ गया है आपके अंदर। तो ये तीन चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके अंदर ठहराव है, सब्र आ गया है, तो इससे बड़ी और दौलत क्या हो सकती है। तो अपनी मेडिटेशन के ऊपर हमें फोकस करना है। तो यहाँ पर इसके जो ट्रूएस्ट फॉर्म की बात करें तो मेडिटेशन जो है हमें एक प्रेम के सागर के साथ हमारा कनेक्ट करती है। तो वो कौन है? वो परमात्मा है। तो अगर हम यहाँ पर परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर हमें हमारी जो लाइफ है उसमें भी हमें एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो जब हम यहाँ पर ऐसा प्रेम भाव का अगर एक्सपीरियंस करते हैं जो हमें परमात्मा की तरफ से मिलता है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा अच्छे से यहाँ पर पोषण हुआ है और हम जो है यहाँ पर उत्साहित होते हैं और उन्नति की ओर जो है यहाँ पर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये जो प्रेम होता है ये हमें सही करता है, हमारी ज़िंदगी में जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करता है और जो भी पर्सपेक्टिव होता है लाइफ को उसको यहाँ पर बदलता है और जो आसपास का जो संसार है उसको भी बदलता है। अल्टीमेटली जो है हमें ट्रांसफॉर्म करना जो है शुरू कर देता है ये जो परमात्मा का प्रेम है। तो जब हम ऐसा परमात्मा का प्रेम जो एक्सपीरियंस करते हैं अपने लिए, तो फिर ये भी पहचान करनी आसान हो जाती है कि जो परमात्मा का जो यहाँ पर प्रेजेंस है ना, जो लगातार प्रेजेंस हमारी जिंदगियों में वहाँ पर है, तो ये हम इसका भी एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही इनका अनुभव होना शुरू होता है। प्रैक्टिस से ही जो है आपकी आदतें बदलती हैं। जब आदतें बदलती हैं, सही आदतें डेवलप होती हैं, तो जो यहाँ पर सही डायरेक्शन होती है उसके ऊपर जो है हम खुद ही चलना शुरू कर देते हैं। और अगर दूसरी ओर बात करें मेडिटेशन की, तो इससे जो प्रॉब्लम्स जो खड़ी हुई हैं, जो चैलेंजेस जिंदगी में खड़े हुए हैं, वो एलिमिनेट तो नहीं होंगे, लेकिन उनको टैकल करने का तरीका आपके पास आ जाएगा। आप जो है एक पर्सपेक्टिव आपका बदल जाएगा कि इनको कैसे देखना है। तो जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको स्पिरिचुअल विजडम आएगी, आपको बुद्धि आएगी, जिसकी वजह से आप जो है ना पूरी जिंदगी की जो बड़ी पिक्चर है उसको समझ पाएंगे कि क्या है, और जो भी डिफिकल्टीज उसमें से निकल कर आएंगी तो उसको भी आप अच्छे तरीके से एक डिफरेंट वे में उनको आप टैकल जो है कर सकते हो। तो उसको बिल्कुल एक शांतमय तरीके से रिलैक्स मैनर में आप जो है उनको आप सही कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आती है मेडिटेशन से।
बहुत सारे तरीके होते हैं प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करने के, बहुत सारे यहाँ पर हबड़ा दबड़ी में यहाँ पर उसको जो है टैकल करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो बहुत सारे शांतमयी मैदान में भी करते हैं कि जो हो गया है वो हो गया है, अब उसका सोल्यूशन जो है आराम से शांत दिमाग से निकाला जाए। तो यहाँ पर मेडिटेशन से हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जिंदगी में सभी घटनाएं आनी चाहिए, आगे चली जाती हैं। तो यहाँ पर चैलेंजेस जो भी जिंदगी में आते हैं, जिंदगी के सामने जिस तरह की भी यहाँ पर घटनाएं होती हैं, तो यहाँ पर समय के हिसाब से ये कम होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ऑथर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं और इस आर्टिकल का एंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली फोकस किया गया है मेडिटेशन के ऊपर कि क्या क्या फायदे उसके हो सकते हैं, और जो पैंडेमिक का जो ये समय चल रहा है, इस पैंडेमिक के समय में इसका जो यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर बना है उसको कैसे एलिमिनेट करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर अच्छे से बातें की गई है। तो इस आर्टिकल में यहाँ पर बात की गई है कि कैसे कोविड-19 को ख़त्म करने के तहत जो वैक्सीन लाई जा रही है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। तो इस मुद्दे के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर चर्चा की गई है। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि कैसे गेयर अप करना है, हमने जो वैक्सीन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बढ़ाना है, कैसे जो है यूनिवर्सल अप्रोच जो है ये हमने अपनाकर चलनी है कि जो कि इसका फायदा जो है भारत की अधिकतम जो पॉपुलेशन उसको मिले। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि अब जब वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नज़दीक आ रही है तो अभी इन आइडियाज़ के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि कैसे जो है इसको हम प्रोसीड करें, कैसे जो है कोविड-19 के खिलाफ जो हमारी जंग चल रही है इसको जीतने के लिए कैसा इसका जो है प्रसार करें वैक्सीन का। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए। बिल्कुल हमें एक सख्त अप्रूवल प्रोसेस बनाना होगा वैक्सीन को जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे। तो देखिए, अगर हम ये बात कहते हैं कि सिंपल कोई एक प्रोड्यूसर होगा पूरे भारत में, तो एक ही प्रोड्यूसर वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा, तो उसको फिर पूरे भारत तक पूरी चेन पहुंचाते पहुंचाते काफ़ी महीनों का समय लग जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप उसी जैसे और प्रोड्यूसर ढूंढिए जो वैक्सीन को प्रोड्यूस करे, सबसे पहली बात बड़े पैमाने पर। तो इसके लिए आप एक सख्त अप्रूवल प्रोसेस जो है उसको बनाइए कि कैंडिडेट्स की आप सिलेक्शन करें कि कैसे जो है मल्टीपल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जल्दी से जल्दी की जा सके टाइमली मैनर में। ओके, डिलीवरी जो है कैसे हम जो है स्पीड अप कर सके वैक्सीन की। तो इन सब चीज़ों के लिए जो आपका अप्रूवल प्रोसेस है उसको बिल्कुल सही करना होगा। सबसे पहली बात ये कर रहे हैं। दोबारा बात कर रहे हैं कि एक नया ऐप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जिसको ऑथर बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल नीडलेस है। मतलब ये बातें चल रही हैं कि एक ऐप बनाया जाएगा जहां पर जो लोग हैं वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे वैक्सीन के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल इसको बेकार ऐप बोला गया है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं उसका अप्रोच करने का ये मकसद होता है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हम ट्रैक कर सकें कि कहाँ तक जो है वैक्सीन पहुँच चुकी है, कहाँ तक नहीं पहुँची है। तो हमने इस चीज़ की इंश्योरिटी करनी है टेक्नोलॉजी के थ्रू, ना कि ये चीज़ हमने शुरू करनी है कि जिसको यहाँ पर कोविड के चांसेस हैं या जिसको कोविड हो गया है वो अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करे। तो ये कोई सही ढंग नहीं है। हमारी अप्रोच पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ करो। तो आप यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सेंसिबल थिंग यही बनती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका टीकाकरण होता है, तो उनको भी काफ़ी तरह के टीके लगते हैं, तो उनके लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। तो उसके तहत आप उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को और बड़ा करो ताकि की जो वैक्सीन है कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको ज़रा तरीके से हम फैला सकें पूरे भारत में। इसके लिए जो डाटा मैनेजमेंट है उसको सही करो, कैपेबिलिटी बढ़ाओ, और जो सिविल सर्विसेज में से जो पर्सनल है, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, उनको लाओ, उनको इस काम में लगाओ। जैसे आप इलेक्शंस कंडक्ट करते हो तो उस समय भी तो यहीं से आप बंदे उठाते हो, तो वहाँ से उनसे काम लेते हो, तो बिल्कुल उनसे काम लो, उनको लगाओ टीम में कि आप भी आओ आगे और आप भी काम करो। तो यहाँ पर तो ज़्यादातर वही लोग लगाए हैं ना जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनको हम बोलते हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे जो पुलिस पर्सनल्स हैं, तो उनको सबसे आगे हमने लगाया हुआ है। तो इनको क्यों नहीं लगाया, इनको भी आगे लेकर आना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो इनका यहाँ पर इनकी ज़रूरत है। और आगे इसी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं कि भारत सरकार ऐसा प्रोग्राम चला रही है, तो उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हुई है। तो काफ़ी सालों के यहाँ पर संघर्ष के बाद यहाँ पर 12 तरीके के वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज लगते हैं जो इन्फेंट बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जिनका हाल ही में जन्म हुआ होता है, तो उनको वैक्सीनेशन होती है।
तो वहां पर 12 अलग अलग तरीके के वैक्सीन होते हैं, तो इसका भी धीरे धीरे से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर अभी के लिए ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हम 26 मिलियन इन्फेंट्स जो है, छोटे बच्चे जो है, उनको कवर करते हैं, साथ ही 29 मिलियन मदर्स। तो यहाँ पर ये तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, लेकिन अगर कोविड चैलेंज के सामने इसको कंपेयर करें तो ये छोटा है। कोविड का चैलेंज, कोविड की कवरेज इससे काफी गुना बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ छोटे बच्चे नहीं आ रहे, यहाँ पर बुजुर्ग आ रहे हैं, यहाँ पर जो एवरेज एज के पर्सन है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग सारी आबादी आ रही है, तो इन सबको हमने कवर करना है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। तो इसका जो कवरेज एक प्रोग्राम बनाएंगे तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो एस्टिमेशन है कि यहाँ पर 800 मिलियन पीपल तक हमने यहाँ पर वैक्सीन पहुंचानी है। और यही बात कर रहे हैं कि आप 60% तक की जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट कर दो, अगर आपने बाकी की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करके चलना है। तो यहाँ पर यही अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में 60% तक जो पॉपुलेशन है वो कोविड से संक्रमित हो जाएगी। तो उसको बचाना है, तो उसको बचाने के लिए कम से कम 60% तक पॉपुलेशन को अगर हम यहाँ पर वैक्सीनेट कर देते हैं तो फायदा हो जाएगा। जो बाकी की जो 40% बची थी वो बच जाएगी। तो सोल्यूशन क्या बता रहे हैं? सोल्यूशंस के लिए यहाँ पर बात की गई है कि आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम फॉलो करो, जो आपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में फॉलो किया है। तो उससे काफी सक्सेसफुल यहाँ पर देखने को मिला, वो काफी सक्सेसफुल हुआ है। तो उसी डिसेंट्रलाइज सिस्टम को फॉलो करो। ये नहीं है कि एक ही सेंटर मैनर में कोई अप्रोच करके चले कि आप बताओ, एक सेंटर में कोई इंसान बैठा या पर्सन बैठा, उसी की अप्रोच के हिसाब से आगे बढ़ते जाओ। डिसेंट्रलाइज कर दो, पावर अलग अलग लोगों को आप प्रोवाइड करो कि आप भी काम करो। तो किन की बात कर दी है यहाँ पर बेसिकली बात यही कर रहे हैं कि जो 2,40,000 के आसपास जो एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स हैं, जिनको हम नर्सेस बोलते हैं, या फिर आशा हेल्थ वर्कर्स हैं, तो ये तो ऑलरेडी काम कर रही हैं हेल्थ सेक्टर्स में। तो इनका अप्रोच हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर बात करें आशा हेल्थ वर्कर्स की या मिडवाइफ्स की, तो इनको अलग अलग एरियाज मिले होते हैं कि ये आपका एरिया, ये आपका एरिया। तो इस एरिया में से कोई भी अगर निकल कर आता है तो उसकी टेक केयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो भारत सरकार इनकी जिम्मेदारी लगाती है। तो यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी तो है, इनके पास ऑलरेडी इनके एरियाज है, इनको सबका पता है कि कौन से एरियाज में कहाँ से लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो उनको इनके द्वारा अगर ये टैकल करेंगे, इनके द्वारा अगर ये वैक्सीनेट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और इनसे हमें बड़े ग्रुप्स को जो है हम आसानी से ट्रैक कर पाएंगे इनके थ्रू। तो इनके द्वारा जो डाटा आएगा तो उसको हम यहाँ पर फीड कर सकते हैं स्टेट और नेशनल लेवल डाटा बेसिस में। तो काफी फायदा होने वाला है इनसे। तो इस यहाँ पर जो अप्रोच लगाने जा रहे हैं, क्या लगाने जा रहे हैं कि एक ऐप इंट्रोड्यूस की है, जहां पर इंडिविजुअल्स जो है ना अपने आप को रजिस्टर करेंगे कि हम यहाँ पर वैक्सीन लेना चाहते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप इसको डिसेंट्रलाइज करो, आशा वर्कर्स को यूज करो, मिडवाइफ जो नर्सेज हैं उनको यूज करो, उससे ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि इसका जो सेटअप है ना, इसका फायदा ऑलरेडी, जो रिजल्ट है ऑलरेडी हमारे पास है। जो ऑलरेडी जो छोटे बच्चों के लिए जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया था, उसके थ्रू काफी सक्सेसफुल हुआ ये अप्रोच। तो इसी अप्रोच को दोबारा क्यों ना हम चलाएं। तो इसी मुद्दे के ऊपर आगे बात करते हुए ये कह रहे हैं कि दिस डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच इज पर्टिकुलरली क्रिटिकल वंस द वैक्सीनेशन एफर्ट मूव्स बियॉन्ड द इनिशियल राउंड वेयर द टारगेट कोहोर्ट आर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स, सो गिवन द शीर स्केल ऑफ द एंडेवर। तो यहाँ पर इनिशियल राउंड की बात कर रहे हैं कि इनिशियल राउंड में तो यहाँ पर सबसे पहले बात यही की गई है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन उनको दी जाएगी। उसके बाद में ये डिसेंट्रलाइज अप्रोच हमने शुरू करनी है पूरे भारत की पॉपुलेशन को कवर करने के लिए। तो स्टार्टिंग में जब वैक्सीन आएगी तो जो हमारे पुलिसमैन हैं या इसके अलावा और भी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्होंने कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिनको सबसे ज्यादा रिस्क रहता है कोविड का कि इनको सबसे पहले होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोविड का पेशेंट आता है उसको टैकल करते हैं। जो एम्बुलेंसेज जाती हैं वहां पर भी हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं। फिर जहां पर उनको एडमिट किया जाता है वहां पर भी हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ्स हो चुकी हैं ऑलरेडी, बहुत सारे नर्सेज की डेथ्स हो चुकी हैं ऑलरेडी इस कोविड के चलते। तो उनके ऊपर भारत सरकार की सबसे पहले जिम्मेदारी है कि उनको सबसे पहले वैक्सीन प्रोवाइड की जाए और बाद में जो है पूरी पॉपुलेशन के लिए डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच लगाई जाए। जो पहले से ही हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए अगर हम काम करेंगे तो आसानी रहेगी,
जल्दी काम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तक हमारी जो है अप्रोच वो पहुंच जाएगी। इस आर्टिकल में बात की गई है रीन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में कि कैसे इस सेक्टर में आने वाले समय में एक बढ़िया जो है अपॉर्चुनिटी, बढ़िया बिजनेस जो है आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी के लिए हो सकता है। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो इंडिया का ग्रीन एनर्जी प्लान है, तो वहां पर $20 बिलियन एनुअली इतने का बिजनेस जो है हम आने वाले समय में जनरेट कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी इसी मुद्दे के ऊपर, रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर काफी फोकस दे रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर जैसे हम थर्मल पावर यूज कर रहे हैं, तो वहां पर फ्लाई एशेस बहुत ज़्यादा निकलती हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को बहुत बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे साधन जो हम इन्वायरमेंट को खराब करने के लिए यूज कर रहे हैं और जिससे बिजली पैदा कर रहे हैं, तो इनको आने वाले फ्यूचर में हम कम करें और ऐसे साधनों को यूज करें जिससे एनवायरनमेंट को भी कोई इम्पैक्ट ना हो और हमारी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए और एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो भी बढ़ जाए। तो यहाँ पर जो रीन्यूएबल एनर्जी है, तो इस सेक्टर में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में देखी जा रही है। तो बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हमारा जो सोलर और विंड पोटेंशियल है, उसको अगर सही तरीके से हम यूज करते हैं, सही तरीके से इसको लीवरेज प्रोवाइड करते हैं ना, तो आने वाले समय में एक सस्टेनेबल इंडिया जो है हम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो जो भी एनर्जी सिक्योरिटी की अगर बात करें कि एनर्जी की सिक्योरिटी रहे, वो प्रोवाइड होती रहे, तो उसका जो टीचा है उसको भी हम अप्रोच कर लेंगे, उसको भी हासिल कर लेंगे अगर हम अपने पोटेंशियल को सही ढंग से यूज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो रीन्यूएबल पावर कंपनीज है, जो बेसिकली जो यहाँ पर पावर प्रोड्यूस करती हैं, दूसरी ओर होती है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, जो एक जगह से पावर लेके दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, आम जो इंसान है, हाउस होल्ड से उन तक पहुंचाती हैं। तो यहाँ पर हाल ही में जो सोलर टैरिफ्स हैं वो भी गिरे हैं, जो यहाँ पर कर लगता है, टैक्स लगता है, वो भी गिरा है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, वो रीन्यूएबल पावर कंपनीज के साथ कोई भी पावर परचेस एग्रीमेंट ही नहीं कर रही, जिसकी वजह से इसका जो फ्यूचर है ना, उसमें कुछ यहाँ पर रुकावटें पैदा हो रही हैं। जिस तरह से इनको आगे बढ़ना चाहिए उस तरह से आगे ये नहीं बढ़ पा रही हैं। तो यहाँ पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको भी सोचना चाहिए कि इनको अभी आगे की अप्रोच करनी होगी, आने वाले समय की अप्रोच करनी होगी, एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रख के चलना होगा। देखो, कोई जमाना ऐसा था जो सोलर पैनल्स हम यूज करते हैं, उसमें जो सोलर सेल्स लगते हैं और भी जो डिवाइसेस लगते हैं, उनकी पर पीस कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, बहुत महंगे थे। लेकिन अगर आज के साथ उसका कंपैरिजन करें तो बहुत सस्ते हैं। तो तभी तो जो रीन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं और पावर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन जब तक ये कोई पावर परचेस एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक उनको भी कोई फायदा नहीं है ना। अगर वो प्रोड्यूस कर दें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें सोलर पैनल को यूज करके या विंड पोटेंशियल को यूज करके, बाद में अगर उनसे कोई इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगा ही नहीं तो फिर उनको इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा है? फिर और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगी? फिर कैसे बनेगा $20 बिलियन का अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में? तो ऑथर यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि अगर कोई अच्छा पावर परचेस एग्रीमेंट नहीं होता है आरपी डेवलपर्स के साथ, तो उनके लिए फंड रेज करना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक अच्छी पॉलिसी की सीरीज चाहिए, एक अच्छे स्टेप्स चाहिए, जिसकी बदौलत जो हम ये रीन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर्स है इनको हम एक तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करें और इनको हम यूज करें कि हम टेक्निकली भी और इकोनॉमिकली भी कैसे अपने भारत को आगे पहुंचाएं, उनकी ग्रोथ कैसे आगे बढ़ाएं। तो आरपी जनरेशन जो यहाँ पर सोलर और विंड कैपेसिटी को यूज करके बनाई जाती है, तो उसका आने वाले समय में बहुत मल्टीपल अप्रोच है, बहुत अलग अलग जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम इनको, जो हमारी इलेक्ट्रिक ग्रिड है पूरे भारतवर्ष में, हर एक जोन में उसकी अपनी अपनी इलेक्ट्रिक ग्रिड होती है जहां से सप्लाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो हाल ही में कुछ एक महीने की पहले की बात है कि मुंबई का पूरा इलेक्ट्रिसिटी था वो शट हो गया था, क्योंकि वहां की जो ग्रिड थी उसमें कोई कमी आ गई थी, कोई वहां पर नुकसान हो गया, जिसकी वजह से पूरी मुंबई अंधेरे में चली गई थी कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हैं उनके साथ हम इनको जोड़ सकते हैं बेटर इंटीग्रेशन के लिए, जो रीन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको। तो आने वाले समय में ऑलरेडी जो हमारे पास थर्मल पावर जनरेशन के प्लांट्स हैं, इसके अलावा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है हमारे पास, जो पानी से हम बिजली बनाते हैं, तो उनको एक बैकअप जो है, बैकअप उनका बन जाएगा अब अगर हम रीन्यूएबल पावर्स को यूज करते हैं आने वाले समय में।
तो इससे जो हमारी ग्रिड्स हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हैं, उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उनके ऊपर जो अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है ना वो कम हो जाएगा। तो सॉल्यूशंस के लिए बात की जा रही है कि हमें ज़रूरत है कि हम क्लियर कट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें डे टाइम के लिए, और साथ ही साथ डिजिटल मीटरिंग करें कि जो भी बिल आएगा तो उसके लिए डिजिटल मीटर्स यूज़ करें, तो वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से हम पर यूनिट बिल डिसाइड करेंगे। तो इससे जो चोरी है, बिजली की चोरी होती है, उसका जो खर्चा होता है वो कम हो जाएगा। और जो आरपी ग्रिड है, जो रिन्यूएबल पावर को हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं जो ग्रिड के साथ, तो वो भी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो भारत सरकार एक कुसुम नाम का प्रोग्राम भी चलाती है। सो कुसुम में क्या होता है, वहां पर भी जो भारतीय किसान है उनको सोलर पंप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और उन सोलर पंप से इलेक्ट्रिसिटी जो मिलती है उससे पंप भी चलते हैं, और अगर एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसको उन स्टेट्स की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो भी खरीदती हैं। तो उसको भी खरीद के उनको भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक ग्रिड के साथ जोड़ा जाता है कि ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी की कमी है ना उसकी पूर्ति की जाए। तो इसके लिए यहाँ पर हमारी जो अभी सोलर पावर कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, तो उसको और बनाने के लिए यहाँ पर जो 100 गीगावाट का जो एग्रीकल्चरल लोड है, ओके, तो यहाँ पर हम अगर इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं कि आप आरपी पावर्स को भी यूज करें तो डे टाइम के लिए, तो यहाँ पर और बढ़िया हो जाएगा कि आरपी जो यहाँ पर रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक तरह का फायदा मिलने शुरू हो जाएगा कि उनकी बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है। तो अगर किसी भी चीज को यूटिलाइज करना होता है स्टार्टिंग में, तो इंसेंटिव देने सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर आप इंसेंटिव प्रोवाइड करोगे तभी जो है दूसरा बंदा खरीदेगा कि हाँ मैं इसको यूज करूंगा। तो यहाँ पर इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात की गई है डे टाइम पावर यूसेज के लिए। और आगे भी यही बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था को आप यूज करो जो नॉन टाइम यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर चार्जिंग करवानी है तो वहां पर भी यही पॉलिसी आप अपनाओ, इंसेंटिव प्रोवाइड करो। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तादाद बहुत बढ़ने वाली है, तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशंस की यहाँ पर डिमांड भी बढ़ेगी। चार्जिंग स्टेशंस की डिमांड बढ़ेगी तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ेगी। तो अगर स्टार्टिंग में आपने अप्रोच दिलवानी है कि लोग आकर यूज करें, तो वहां पर भी इंसेंटिव दो नून आवर्स में, मतलब जो दोपहर का समय होता है। और बिल्कुल ऐसे ही करो जब शाम का समय जब ढलना शुरू हो जाता है तो उस समय इसको डिस इंसेंटिव कर दो कि उस समय अगर पावर कंजप्शन हो रही है जो इवनिंग के पीक आवर्स हैं, तो उस समय आप इंसेंटिव कम कर दो, खत्म कर दो। बिल्कुल इसी को आप यूज करो जो यहाँ पर गैस पावर प्लांट्स है वहां पर भी, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो एफिशिएंसी है उसमें बूस्ट आने की यहाँ पर संभावना है। और साथ ही साथ हमें एक नई एवैक्यूएशन पॉलिसी कैपेसिटी भी बढ़ानी है फॉर आरपी कैपेसिटी, कि कैसे इनको और प्रमोट किया जाए, कैसे इनका जो आधार है उसको और बड़ा किया जाए। तो इनके साथ ही साथ जो स्मार्ट ग्रिड्स बनाई जाएंगी या फिर डेडिकेटेड ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, तो इनका भी इनहांस करना है, इनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। इनके नंबर भी हमें बढ़ाने पड़ेंगे आने वाले समय में। तो एंड में यही बात कर रहे हैं कि रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अगर हमने यहाँ पर बढ़ानी है 1.5 लाख करोड़ के आसपास, अगर मीडियम टर्म में हमने यहाँ पर लेकर आनी है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ पैसा ही नहीं देखना है, हमें यहाँ पर इंटेलिजेंटली प्लानिंग भी करनी है और उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना है आने वाले समय में। तभी जो है जो हमारा एजेंडा है उसको हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तभी जो अप्रोच है, जो यहाँ पर बिजनेस एम्पायर हम खड़ा करना चाहते हैं आने वाले समय में, तो उसमें ग्रोथ अगर लानी है तो बिल्कुल सही तरीके से चलना होगा, बिल्कुल प्लानिंग से चलना होगा और अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी जो भी हमारे टारगेट्स हैं। तो यही था पूरा आर्टिकल जिसमें अच्छे से समझाया गया है कि सोलर और विंड पोटेंशियल को हम कैसे यूज करें, जो यहाँ पर पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं इनको कैसे एनहांस करना है, इसके अलावा और कैसे कैसे जो हम आरपी है उसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लगे हैं, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।